नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के दूसरे भाग में इसके भाव को आगे समझेंगे। इसमें कवि ने पिछोला झील में महाराणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनुगूंज का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ऐसा कौन शौर्य संपन्न व्यक्ति है जो आज अपने हड्डी मांस से बने नश्वर शरीर के मोह को छोड़ देगा। दुर्बलता अर्थात मोह। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलय उल्का खंड के निकष पर कस कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो अपने इस अस्थि मांस यानी नश्वर शरीर, हड्डी और मांस से बने हुए इस शरीर के प्रति जो उसकी दुर्बलता है, जो मोह करता है, वो उसको त्याग कर, उसके मोह को छोड़कर और ओजस्विता, साहस के साथ, निर्भीकता के साथ कौन अपने शरीर को लोहे से ठोंक कर, वज्र से परख कर और प्रलयकालीन उल्का के खंडों की कसौटी पर कस कर अपनी हड्डियों की चूर्ण राशि पर हंसते हुए और यानी अट्टहास करते हुए कौन इसकी रक्षा का भार लेना चाहेगा, अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है। आगे कवि कहते हैं कि साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुतकार से। कवि कह रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसकी क्रोधाग्नि से सर्प जैसी फुतकार राक्षसों की साधना को चूर चूर कर देगी, अर्थात उनके षड्यंत्रों को नष्ट कर देगी। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि विदेशी शासकों की जो कपट नीतियाँ चल रही हैं, अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो उन विदेशी शासक रूपी राक्षसों की ये जो दुष्ट साधना रूपी जो उनके षड्यंत्र हैं उनको कौन नष्ट करेगा। ऐसा कौन वीर, तेजस्वी और प्रतापी व्यक्ति है। यहाँ पर प्रताप जो हैं देशवासियों को इस बात का आह्वान कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। यहाँ पर प्रताप की भावना है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनके बाद अपने इस अस्थि मांस के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार को झेल कर देश की स्वतंत्रता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार होगा। रात दिन युद्धों में भाग लेकर भी शत्रुओं के षड्यंत्रों को नष्ट कर देगा। ऐसा कौन व्यक्ति है। इन पंक्तियों में महाराणा प्रताप की जो चिंता है उसका कवि ने बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है। यहाँ पर कवि आगे कहता है, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। प्रताप यहाँ पर भारतवासियों को पुकार कर कह रहे हैं कि उनके स्थान पर अब कौन उनके उत्तरदायित्व को संभालेगा, कौन इस मेवाड़ देश में जीवित रहा है जो उनके महत्व के बोध को संभाल सकेगा, अर्थात इस भारत भूमि की गौरव, उसकी गरिमा के प्रति अभिमान रखने वाला कौन है। आज कौन है जो इस देश की मान मर्यादा को बनाकर रखेगा। क्या कोई ऐसा ओजस्वी है जो ये कह सके मेवाड़ में कि वो इस देश की रक्षा का भार वहन कर सकता है। वो कहते हैं कि अब मेवाड़ की रक्षा कौन करेगा जो साहसपूर्वक आकर ऐसा कह सके। वो कहते हैं, अरावली पर्वत के समान, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। यहाँ पर प्रसाद जो कह रहे हैं कि इस विकट परिस्थिति में अरावली पर्वत के समान किसका सिर ऊंचा है, बोलो अरे कोई तो बोलो क्या तुम सब मृत हो। वो कहते हैं कि आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। यहाँ पर प्रसाद कहते हैं कि इस अंधड़ अर्थात विकट परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति, संघर्षशील स्थिति में क्या कोई आज ऐसा व्यक्ति है जो इस देश की नौका का भार उठा सके।
क्या कोई भी इसकी पतवार को नहीं थामेगा? वास्तव में अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैलता जा रहा है। जिस प्रकार पारावार यानी सागर का, समुद्र का कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार इस निराशा रूपी अंधकार का भी कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ रहा। यानी अंधकार रूपी निराशा चारों ओर फैली हुई है। निराशा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और क्षण क्षण में यह अंधकार का सागर और गंभीर और गहरा होता जा रहा है। यह वास्तव में नियति का ही गंभीर खेल है, जिसके कारण कोई भी इस देश की पतवार को थामने के लिए तैयार नहीं है। कवि कहना चाहते हैं कि उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो, अर्थात कि इसी कारण कि जब कोई इस देश की पतवार को थामने के लिए तैयार नहीं है, तो यही कारण है कि निराशा के इस अंधकार में ज्योति की जो एक क्षीण आशा की रेखा है, वो रेखा भी अब नहीं दिखाई दे रही और उसके बिना ही ये निराशा जो है भयंकर रूप में उमड़ रही। यानी चारों ओर घनघोर अंधकार की निराशा व्याप्त है। प्रताप को जब कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर उनका मन जो है वो क्षोभ और क्षुब्ध है और उनका निराशा से भर गया है और उनको मेवाड़ की रक्षा होने की जो धूमिल आशा की एक भी किरण, यानी ज्योति रेखाहीन एक भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जयशंकर महाराणा प्रताप की तरह कवि कह रहा है कि कोई ना कोई ऐसा सपूत हो सकता है जो इस स्वाधीनता रूपी नाव को पार लगा सकता है, गौरव की रक्षा कर सकता है, परंतु दुर्भाग्य से वह क्षीण आशा रूपी ज्योति अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कवि ने इस देश के गौरव, इसकी गरिमा की रक्षा के लिए देशवासियों को ललकारा है और साथ ही देश की स्वाधीनता को नाव का रूपक देकर बड़ी ही ओजस्वी वाणी में उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह मृत्यु रूपी मछुआरा, काल धीवर मृत्यु रूपी मछुआरा अनंत में उनको उस अनंत मृत्यु लोक की ओर खींच कर लिए जा रहा है, किंतु उनकी सांस मछली की भांति इसी आशा में अटकी है कि शायद कोई कह दे कि अब वह मेवाड़ का उत्तरदायित्व उनके पीछे संभालने के लिए तैयार है। सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। महाराणा प्रताप की सांस इसी आशा में अटकी रहती है कि शायद कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए जो मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को होम करने के लिए तैयार हो जाए, जो अरावली की चोटी के समान अपने सिर को गर्व से ऊंचा कर सके। किंतु उनकी यह आशा पूर्ण नहीं होती और वह सोच लेते हैं कि शायद नियति को यही स्वीकार है। इसी कारण उनके मन में गहन निराशा की भावना व्याप्त है। वो कहते हैं, आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप की अंतिम इच्छा एवं चुनौती को अंकित करते हुए वह भारतवासियों में ओज का भाव भरना चाहते हैं और कहते हैं कि महाराणा प्रताप के वे शब्द आज भी पेशोला के जल चक्रों में यानी उन भंवरों में घूम रहे हैं। आज भी उनके व्याकुल शब्दों की ध्वनियाँ जल की भंवरों में चक्कर काट रही हैं, किंतु उस गौरवशाली मेवाड़ दुर्ग में किंतु गूंजता गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की। कवि कह रहे हैं किंतु उस गौरवशाली मेवाड़, गौरव की काया यानी मेवाड़ दुर्ग में माया है प्रताप की, यानी जो प्रताप का जो शौर्य था, जो विलासिता थी, उसके कारण दुर्ग के प्रकोष्ठों में महाराणा के शब्द खो गए हैं, जबकि पेशोला के जल पर आज भी वे तरल रूप में तैर रहे हैं और उनमें उठने वाले भंवर प्रताप की व्याकुल ध्वनियों की गूंज के ही प्रतीक हैं। वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। महाराणा प्रताप की पुकार के रूप में कवि ने देश के नवयुवकों को भी चेतावनी दी है। वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप की वह गौरव
मई स्वतंत्रता भावना आज भी सभी को आकर्षित करती है। मीर भूमि मेवाड़ भी वही है, परंतु महाराणा प्रताप की वह वीर घोषणा वाली प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। कवि कहना चाहते हैं कि मातृभूमि की स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए राणा प्रताप जैसा ओजस्वी स्वर आज लुप्त हो गया है। आज किसी के मुख से वह ध्वनि सुनाई नहीं देती है। यहाँ पर देशवासियों, कवि कहना चाहता है कि देशवासी सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों की पुकार को सुनकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पहचाने। इस कविता में कवि का राष्ट्रीय प्रेम ज्वलंत रूप में मुखरित हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि जयशंकर प्रसाद की यह कविता भारत को स्वाधीनता दिलाने में, लोगों में ओजस्वी, भारतवासियों में ओजस्वी भाव भरने और अतीत का जो गौरव है भारत देश का, उसका स्मरण कराने में बहुत सक्षम है। और जिस प्रकार के वीरता के भाव, ओज के भाव यह कविता भरती है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी राष्ट्रीयता की भावना इसमें बड़ी सफल रूप में मुखरित हुई है। इस कविता की कुछ काव्यगत विशेषताएं हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कविता में भाव सौंदर्य, वातावरण सौंदर्य, दृश्य सौंदर्य, मनः स्थिति चित्रण और उद्बोधनात्मकता आदि अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्ध करती हैं। इस कविता का मूल स्वर निराशा और उदासी का है। भावानुरूप वातावरण की सृष्टि करने में प्रसाद सिद्धहस्त हैं। कवि ने भावना और कल्पना के स्पर्श से अनेक दृश्यों का चित्रण कर वस्तु चित्रण से कविता को आकर्षण बना दिया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली में रचित इस कविता में खड़ी बोली का उत्कर्ष अत्यंत प्रभावशाली है। प्रसाद ने खड़ी बोली को ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्मता प्रदान करते हुए कविता में नए प्रतीक विधान तथा नए बिंब विधान द्वारा गहन अनुभूति को भावुकता तथा कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्त किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों से युक्त यह कविता वर्ण विषय को साकार करने में सफल है। इस कविता में कवि ने अप्रस्तुत विधान का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है, जो शालीन, मौलिक और प्रभाव डालने की क्षमता से युक्त है। उदाहरण के स्वरूप यहाँ कुछ उपमान दृष्टव्य हैं, जैसे झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से, विषाद के दग्ध अवसाद से। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। तीसरा उदाहरण देखिए, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। एक अन्य उदाहरण में, अंधकार पारावार गहन नियति सा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह कविता राष्ट्रीय भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। इसमें कवि गौरवपूर्ण अतीत के इतिहास का स्मरण कराते हुए नवयुवकों को जागृति, स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रीयता का संदेश देने में सफल हुआ है। आशा करती हूँ आपको पेशोला की प्रतिध्वनि थोड़ा सरल रूप में अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।